कई बार जीवन में उठाया गया एक गलत कदम जीवन की पूरी दिशा बदल कर रख देता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले इंसान को अच्छे से विचार करना चाहिए कि इस निर्णय का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पता वही एक निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल दे। अपने छोटे से सुंदर से कच्चे पक्के मकान के बरामदे में मैं बैठी थी। पौधों में मौसमी फूल खिले थे जो किसी को भी अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी थे। बड़ा ही मनभावन नज़ारा था। मैं अखबार लेकर बैठी थी, पर अखबार पढ़ने में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। एक अजीब सी अकुलाहट और बेचैनी मेरे पूरे व्यक्तित्व को घेरे हुई थी। मेरा बेटा आर्यन आने वाला था, किसी मुस्कान को साथ लाने की बात भी कर रहा था। सहकर्मी है, बोल रहा था। सहकर्मी इतनी करीब है क्या जो सीधा घर में लेकर आ जाए? ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग को परेशान कर रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। आज मेरा दिमाग कहीं और था और दिल कहीं और मैं यहाँ मिडिल स्कूल में बतौर टीचर नियुक्त हुई थी और इस साल मैं रिटायर हो गई थी। एक अध्यापिका के रूप में मैंने बड़ा नाम और सम्मान कमाया था। मैं कहाँ से आई थी और कहाँ की रहने वाली थी, गांव वालों को कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसकी वजह थी गांव के जमींदार सज्जन ठाकुर, उनकी पत्नी राधा और उनकी माँ रुक्मिणी देवी। सज्जन ठाकुर मुझे अपनी बहन मानते थे और सिर्फ बहन मानते ही नहीं थे, बल्कि बहन जैसा स्नेह भी करते थे। मैं गांव के मंदिर के बाहर रुक्मिणी देवी की कोठी में उनके साथ ही रहती थी और जब रुक्मिणी देवी वृद्धावस्था के कारण मंदिर की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थ हो गई, तब सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली थी। इसी रुक्मिणी देवी की कोठी में मैंने अपने बेटे आर्यन को भी जन्म दिया था। आज से 26 साल पहले मैं अपने घर को छोड़कर इस गांव में आ गई थी। तब मेरा आर्यन होने वाला था। उस वक्त रुक्मिणी देवी ने मुझे अपनी शरण में रखा था। तब से अब तक मैं यही हूँ। आज आर्यन दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। उसने गांव से बाहर जाकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसे नौकरी भी दिल्ली में बड़ी जल्दी मिल गई थी। आज आर्यन के साथ मुस्कान भी आने वाली है। यह सुनकर मेरे मन में घबराहट और बेचैनी हो रही थी। एक बड़ा कठिन निर्णय मैंने इसी वक्त लिया। आज तक जो राज मैंने आर्यन को नहीं बताया था, वह राज अब मैं आर्यन को बता दूंगी। आज तक मैंने अपने बेटे को अपनी असलियत से अनजान रखा। मेरी असलियत जो गांव वालों को भी नहीं पता। मेरी असलियत इस गांव में अगर कोई जानता है तो वह माता जी, यानी कि रुक्मिणी जी, भैया सज्जन ठाकुर और भाभी राधा। इन तीनों के स्नेह के बल पर मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। परंतु आर्यन को आज मैं सब बता दूंगी। मेरे सोचने का कोई आदि अंत नहीं था और कुर्सी पर पीछे सर टिकाए आंखें बंद करके सोच रही थी। प्यार इस दुनिया में एक पवित्र चीज़ है, एक एहसास है, एक खुशबू है। उसे यदि प्यार करने वाले दोनों दिलों ने महसूस किया तब तो ठीक है, और यदि दोनों दिलों में से किसी एक दिल ने भी बेईमानी कर दी प्यार में, तब दूसरे दिल के लिए यह प्यार गलत साबित हो जाता है। मैं यह सोच ही रही थी कि तभी एक मीठी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, माँ कहाँ खोई हो। वह आर्यन था। उसके प्यार भरे स्वर ने मुझे चौंका दिया था। मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई थी और झट से मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और ढेर सारा आशीर्वाद उसे दिया। फिर पूछने लगी, मुस्कान कहाँ है? तू जो कह रहा था कि मुस्कान तेरे साथ आएगी। आर्यन के पीछे और दरवाजे से बाहर थोड़ा झांकते हुए मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा था। आर्यन कहने लगा, माँ यह दिल्ली नहीं है। यहाँ किसी अनजान लड़की को सीधे घर में लाना बदनामी का कारण बनता है। मंदिर में मेहमानों वाले कमरे में पंडित जी से कहकर उसे ठहरा कर आया हूँ। पंडित जी ने उसे हाथों में फल मीठा दूध दे दिया है। वह नहा धोकर थोड़ा आराम करेगी, फिर आएगी आपसे मिलने। सहज सरल मुस्कान से आर्यन का चेहरा दमक रहा था। ऊंचा कद, पूरा सुदर्शन युवक था। आर्यन को मैंने अपने पास बैठाते हुए कहा, बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मेरे लहजे में घबराहट थी। मैंने फिर बोला, बेटा आज मैं अपने जीवन की सच्चाई बताने जा रही हूँ जो मैंने कभी तुझे नहीं बताया। जाहिर है कि तुम मुस्कान से शादी की बात करेगा, तब तुझे भी यह जानना जरूरी है कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या है, हम कौन हैं और यहाँ इस गांव में कैसे आए। तेरा जानना जरूरी है कि तेरा और मेरा अतीत क्या था, क्योंकि अगर तुम मुस्कान को मुझसे शादी करने की वजह से मिलवाते हो तो तुम्हारे और उसके रिश्ते के समय तुम्हारे पापा का भी जिक्र अवश्य ही किया जाएगा। इसलिए तुम्हारा सब कुछ जानना जरूरी है। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम नाश्ता कर लो।
मैंने आर्यन के सामने नाश्ते की प्लेट रख दी। नाश्ते की प्लेट की तरफ जाते हुए आर्यन के हाथ रुक गए थे और आंखों में एक अजीब सा भाव लिए आर्यन मेरी तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं किस अतीत की बात कर रही हूँ, क्योंकि वह तो बस इतना ही जानता था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने कहा, आर्यन, आज मैं तुझे बहुत कुछ बताऊंगी। मेरे यह कहने पर आर्यन का हाथ नाश्ते की प्लेट की तरफ जाते हुए भी रुक जाते हैं। एक विचित्र सा भाव आंखों में लिए वह मेरी तरफ देखने लगता है। मैंने अपने अतीत के पन्नों को एक एक करके पलटना शुरू कर दिया। बहुत पुरानी बात है मेरे बच्चे, मैं नीचे जमीन की तरफ देखते हुए बोल रही थी। शायद आर्यन की तरफ देखकर बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं जमीन को नज़र से समझती, कुछ सोचती हुई बोलती जा रही थी। मेरा जन्म एक छोटे से गांव के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उस गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल था। मेरे पापा पढ़े लिखे, बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और गांव के मंदिर के पुरोहित हैं। सारा गांव उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। छोटा बड़ा हर कोई उनका सम्मान करता था। मेरी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, अतः घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। 8वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा ने शहर के एक स्कूल में मेरा एडमिशन दिला दिया और मैं वहाँ हॉस्टल में रहने लगी। और वहाँ का माहौल बदलकर जैसे ही मैं कॉलेज में पहुँची, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह उड़ान भरना बहुत भाया। मैं सोच रही थी कि मेरी कहानी अभी तो आर्यन सुन रहा है, परंतु बाद में पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इधर आर्यन सोच रहा था कि माँ की जिंदगी की शुरुआत से ही माँ बता रही है। मैंने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की माँ कहाँ से आई हैं। मैंने माँ से कभी पूछा क्यों नहीं। जब जब पापा के बारे में मैंने कभी पूछा तो माँ ने मुझे घुमा फिरा कर उत्तर देकर चुप करा दिया और मैं अपने ही पढ़ाई में मगन रहा। मुझे कभी नहीं सूझा कि पूछूं माँ से एक बार भी। बच्चे बड़े होकर अपने में ही मस्त हो जाते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना कैरियर, नौकरी, शादी, अपने ही पिंजरे में कैद होकर रह जाते हैं। जो बात माँ आज मुझे बता रही हैं, वह बात मुझे खुद माँ से पहले ही पूछनी चाहिए थी। आज आर्यन को अपनी माँ का मन न टटोलने की वजह से बड़ा ही पछतावा हो रहा था। मन ही मन उसे आत्मग्लानि हो रही थी। मैंने कहा, आर्यन, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी तब मेरी मुलाकात माधव नाम के लड़के से हुई। वह भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, लेकिन दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। वह मुझे पहली ही नज़र में भा गया था। उसमें बात ही कुछ ऐसी थी कि उसकी ओर खिंचे बिना मैं न रह सकी। धीरे धीरे हमारी पहचान हुई, फिर वह पहचान घनिष्ठता में तब्दील हुई। उसके बाद वह घनिष्ठता और उसका वह प्यार हद से आगे कब बढ़ गया, ना मुझे पता चला न माधव को। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैं माधव के साथ बहुत खुश थी। हालांकि माधव के बारे में मैं कुछ खास जानती नहीं थी। इधर उधर की बातों से और सहेलियों से यह पता चला कि माधव पास के बंगले में नौकरों चाकरों के साथ रहता है। किसी जमींदार परिवार का वारिस है। ऊंचा कद, गोरे रंग का माधव उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी। दुनिया भूल जाती थी। जब वह सामने होता तो बाकी दुनिया मेरे लिए धुंधली हो जाती। हम चोरी छिपे मिलते, सपने सजाते, जिंदगी के साथ रहकर जिंदगी को जीने के सपने देखते रहते थे। कैसे अपने अपने घर वालों को मनाना है, कैसे क्या करना है। माधव चाहता था कि मैं शादी के बाद जॉब ना करूं, घर परिवार संभालूं। मैं भी माधव के साथ एक हसीन और खुशहाल जिंदगी के सपने संजोने लगी कि माधव ऑफिस जाएगा और मैं घर पर रहकर उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पूरा दिन उसका इंतजार करूंगी। फिर जब वह शाम को वापस आएगा तो मैं उसके बेल बजाने से पहले ही दरवाज़ा खोल दूंगी और झट से उसके गले लग जाऊंगी। फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। जिंदगी बड़ी रंगीन दिखती थी उस वक्त। मेरे लिए प्यार एक पूजा थी। मेरी फाइनल परीक्षा हो गई। फिर घर जाने की बारी आई। इधर मैं घर के लिए निकली और उधर माधव भी अपने गांव के लिए निकला। घर जाने की खुशी तो थी मुझे, पर माधव से दूर रहने का दुख भी था। जाते वक्त माधव ने मुझसे मेरे घर का पता लिया और ये भी कहा कि वहां पहुंचते ही वह अपने पापा को मेरे बारे में बताएगा और मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा। मैं इंतजार करती रह गई और करती ही रह गई। ना तो वह आया और ना ही उसने किसी को रिश्ता लेकर भेजा। मेरी एक दोस्त ने एक दिन मुझे बताया कि शहर में माधव जिस बंगले में रहता था वो उसका खुद का नहीं था, वो भाड़े से रहता था।
उसमें वहाँ अब कोई नहीं रहता है। उसकी बात सुनकर मेरे प्राण हलक में अटक गए। मुझे पता भी नहीं था कि माधव का गांव कौन सा है। उसके गांव का नाम मुझे नहीं मालूम था और ना ही उसके पापा का नाम मुझे मालूम था। मुझ पर तो जैसे बिन मेघ के वज्रपात हो गया था। सारे गांव वाले पापा की इज्जत करते थे। अगर पापा को पता चला तो पापा क्या कहेंगे। मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उन पर क्या गुजरेगी। गांव वालों से कोई बात छुपती तो है नहीं। जब गांव वालों को पता चलेगा तो लोग मेरे साथ मेरे पापा को भी गांव से बेदखल कर देते। जब उसने मेरा पता लिया तब मैंने भी उसका पता क्यों नहीं लिया। दिन गुजरते रहे और मेरी उलझन भी बढ़ती रही। मैं किससे कहती अपने मन की बात। मेरे शारीरिक परिवर्तन जब तुम्हारे आगमन की सूचना देने लगे तो मैंने मौत को गले लगाना ही उचित समझा। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगी। अपने कुकर्मों की सजा उस बच्चे को क्यों, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है। मुझे जल्दी ही कोई निर्णय लेना था। अब अपने गांव से बाहर जाने के अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं था। पर मैं जाती कहाँ। माधव को मैं अकेले कहाँ ढूंढती। अगर वह सच में मुझसे प्यार करता तो इस तरह से मुझे छोड़कर जाता ही क्यों। पर अब मैं क्या करूं। मुझे अब समझ में आ रहा था कि मैं ही पागल थी। उसने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। उस दिन आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, मैं चुपचाप अपने घर के पिछले दरवाजे को खोलकर बाहर निकली। इस तरह गांव के बाहर अगर कदम बढ़ाया तो क्या कभी घर वापस आकर अपने पापा को मुंह दिखा पाऊंगी। मेरी अंतरात्मा ने सिर्फ टोका था। फिर मैंने एक कठिन निर्णय लिया। बिना पीछे देखे भागती चली गई। मैं भागती गई और भागती गई। मेन रोड पर आ गई। तभी सामने से एक बस आती हुई दिखाई दी। मैंने उस बस को हाथ देकर रुकवाई और उसमें चढ़ गई। बस में मुझे बैठने के लिए सीट मिली थी। मैं बैठी तो काफ़ी देर बाद मेरी सांसें काबू में आई और मैं खिड़की से सर टिकाकर सोचती रही कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। माधव मुझे इस तरह धोखा देगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो मुझसे प्यार करने का दावा करता था, मोहब्बत का दम भरता था। फिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। क्या हुआ बस एक झूठ था। क्या मैं अब तक बस एक झूठ को जी रही थी। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। एक आवाज़ से मेरी नींद खुली तो देखा तो सामने बस कंडक्टर मुझसे बस का भाड़ा मांगने लगा। मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे तो मैं उसे कहाँ से पैसे देती। मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा तो फिर आप इस बस से उतर जाओ, फ्री में ले जाने वाली बस नहीं है ये। मैं उसे क्या बोलती, इसलिए मैं बिना एक शब्द बोले बस से उतर गई। वह पता नहीं कौन सी जगह थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैं चुपचाप चलने लगी। मुझे चक्कर से आ रहे थे। मेरा सर फटा जा रहा था और आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। फिर भी मैं भारी भारी कदमों से आगे को बढ़ती जा रही थी। अचानक से मुझे चक्कर सा आ गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं लहरा कर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास कुछ बातें कर रहे हैं। कमजोरी के कारण मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खुली तो देखा कि मेरे बगल में एक आदमी बैठे हुए थे और एक बूढ़ी औरत उनके पीछे एक खूबसूरत सी महिला सर पर पल्लू लिए खड़ी थी। शायद उस आदमी की पत्नी थी। मेरी आंखें फिर मुड़ गई थी। यह दूध पी लो बहन। बहुत सुंदर सी महिला ने मेरे कंधे धीरे से उठाकर मेरे हाथ में गुनगुना दूध का ग्लास पकड़ा दिया। दूध पीकर तनिक जान में जान आई थी। तभी वह बूढ़ी औरत मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया। ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा सिद्धि। फिर बहते आंसुओं के बीच में रुक रुक कर मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उन्हें बता दी। क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी इसलिए मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती थी। अगर झूठ बोलती तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते। लेकिन फिर भी सच किसी से छुपाए नहीं छुपता है। एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए मुझे सच बोलना ही बेहतर लगा उस समय। मैं अपना यह मुंह गांव के लोगों और अपने पापा को नहीं दिखा सकती थी। मैंने उन 3 लोगों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। कमरे में उपस्थित तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। देखो बहन सिद्धि, मैं सज्जन ठाकुर यहाँ का जमींदार हूँ। यह मेरी माता रुक्मिणी देवी हैं और यह तुम्हारी भाभी राधा है। देखो बहन सिद्धि, तुमने गलती तो की है। जिंदगी में तुम अगर वापस वहाँ नहीं जाना चाहती हो तो ना सही, पर एक बात तुमको ध्यान में रखना है। गलती का खामियाजा हर इंसान को भुगतना पड़ता है।
तुम्हारी संतान तुम्हारी गोद में आने तक का समय है तुम्हारे पास। यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारोगी, यहाँ सज्जन ठाकुर की बहन बनकर या बाहर। सज्जन भैया ने मेरी सारी बातें स्पष्ट बताने पर रहम खाया था, सहानुभूति दिखाई थी। ये मेरी तकदीर थी जो सारा खेल करवा रही थी। इतना कहकर थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो गई थी। आर्यन बिना नाश्ता किए वैसे ही चुपचाप मेरी तरफ देखकर पत्थर की मूर्ति बना सुन रहा था। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मेरी तबीयत संभलती गई। उसके बाद तुम आए मेरी गोद में। सारे घर में जैसे खुशियाँ छा गई। सब लोग बहुत खुश थे। सज्जन भैया ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी और रुक्मिणी आंटी तुम्हें घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। राधा भाभी भी तुम्हें देखकर फूले ना समाती। इस बीच में मुझे बहुत कुछ पता लगा। सज्जन भैया और राधा भाभी निसंतान है। यह भी पता लगा कि रुक्मिणी आंटी यहाँ अलग रहती हैं, मंदिर के सारे कामकाज निपटाती हैं। सज्जन भैया और राधा भाभी बाजू की बड़ी सी कोठी में रहते हैं। सर के ऊपर पंखा चलने के बावजूद मुझे पता नहीं क्यों तनिक बेचैनी सी हो रही थी। अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना साफ करते हुए मैं आर्यन से बात कर रही थी। आर्यन ने उठकर पंखा तेज कर दिया और कहने लगा, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है क्या? रहने दो, बाद में बताना, अभी आप आराम करो। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने कहा, नहीं मेरे बच्चे, मुस्कान के आने से पहले मुझे सारी बातें तुम्हें बता ही देना है। इतना कहकर मैंने अपनी बात जारी रखी। इस बीच में एक दिन राधा भाभी अकेली आई। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सिद्धि बहन, मेरी बात पर गौर करना, फिर कोई निर्णय लेना। अगर तुम यहाँ रहोगी तो समाज के सवाल जवाब तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे और इस बच्चे के प्यार में हम सब आनंदित होते रहेंगे। मैंने काफ़ी कुछ सोचा और यही निर्णय लिया कि यहाँ रहना ही सही रहेगा। सज्जन भैया की निगरानी और देखरेख में तुम्हारा जीवन सही दिशा ले सकेगा। रुक्मिणी माँ भी समान रूप से तुम्हारी देखभाल करेंगी। वह बड़ी है, वह तुम्हें बहुत हिम्मत देंगी। अब मेरी सांस भी तेज चलने लगी थी, पसीने से लथपथ हो रही थी। तभी आर्यन कहने लगा, माँ मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप मेरी माँ हो और माँ रहोगी। जिसने आपको मझधार में छोड़ दिया उस पापा के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। माँ मेरे लिए सज्जन मामा, राधा मामी और नानी काफ़ी हैं और सबसे ज़रूरी आप हो। आपका अतीत क्या था मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप चुप हो जाओ प्लीज़ माँ। मेरी तबीयत खराब होता देखकर आर्यन बहुत परेशान हो गया था। मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे आज बोलने दो। थोड़ी देर में मुस्कान आ जाएगी, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी सांसें संभालने के लिए थोड़ी देर रुक गई थी। थोड़ा पानी पीने के बाद मुझे ठीक लग रहा था। तब मैंने बोलना चालू किया। सज्जन भैया और राधा भाभी की देखरेख में तुम फूल की तरह खिलते चले गए। बेटा, ईश्वर का आशीर्वाद ही समझूंगी कि ईश्वर मुझे उठाकर उस वक्त यहाँ ले आए थे। तुम कुछ बड़े हुए तो मेरी नौकरी एक स्कूल में लग गई। मैं अपने सीने पर दाहिना हाथ मारते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। मैंने प्यार को सबसे ऊपर रखा। बिना इंसान को पहचाने मैंने प्यार किया और अपने पापा की इज्जत, अपने मान सम्मान को मैंने कौड़ियों का मोल दिया। यही मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। यही बताना था तुझे। बेटा, झूठ की बुनियाद पर प्यार का महल खड़ा नहीं हो सकता है। तुम मुस्कान को सब सच बता देना, आगे ईश्वर की मर्जी। अगर तुम मुस्कान से शादी करना चाहते हो, उसे इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो उसका जानना हक है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा अतीत क्या है। कहते कहते मैं उठकर खड़ी हो गई थी और यदि उस वक्त आर्यन ने मुझे थाम ना लिया होता तो मैं बेहोश होकर वहीं गिर जाती। आर्यन की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी, नानी, मामी और मामा को खबर करो। माँ को पता नहीं क्या हो गया है, आर्यन चिल्लाकर बोला था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। मुस्कान, जो कि अब तक दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, चुपचाप मंदिर की तरफ निकल गई थी और मंदिर की सीढ़ियों पर अंधेरे में ईश्वर की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। चुपचाप पीछे से सारी बातें उसे सुनना जो शिष्टाचार के विरुद्ध है, वह सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? नहीं, मुझे यह नहीं करना था। फिर उसके मन में यह भी आता है, यह बात उसकी माँ के अतीत का क्या आर्यन मुझे इतनी आसानी से बता पाता? उसकी माँ का अतीत कुछ भी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। वह बहुत सरल और सहज इंसान है। मैं क्या करूँ?
प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं क्या करूं? मैं पापा से झूठ नहीं बोलूंगी, अभी बताती हूं पापा को सब कुछ फ़ोन पर। मुस्कान ने मंदिर में बने अतिथि गृह में जाकर पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया था। खिड़की पर खड़ी अपने पापा को फ़ोन लगाने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई थी। बेटा, सिद्धि जी की कोठी में तो अफरा तफरी मची है, उनकी शायद तबीयत बहुत खराब है। सारे के सारे लोग उनको लेकर हॉस्पिटल रवाना हो गए हैं। आज यह ईश्वर का प्रसाद फल, दूध और मीठा खाकर रात का खाना निपटा लेना बिटिया, पंडित जी ने कहा और आशीर्वाद देते हुए बाहर निकल गए थे। उनकी बात सुनकर मुस्कान को बड़ा झटका लगा, लेकिन तब तक उसका मिलाया हुआ कॉल उसके पापा के फ़ोन से कनेक्ट हो चुका था और उधर से आवाज़ आई, हाँ बेटा, कैसी हो? हेलो पापा, वह कांपती सी आवाज़ में बोली, क्योंकि सिद्धि जी की तबीयत का सुनकर अब उसे पसीना आने लगा था। उसकी कपकपाती आवाज़ सुनकर उसके पापा बोले, तुम्हारी आवाज़ ज़रा ठीक नहीं है, तबीयत तो ठीक है ना? मुस्कान ने सारी बातें आदि से लेकर अंत तक अपने पापा को सुना दी थी। मुस्कान अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसके पापा ने कहा, मुस्कान, पहले मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। बेटा, तुम आर्यन से प्यार करती हो? जी। देर नहीं हुई थी मुस्कान को इसका उत्तर देने में। उन्होंने पूछा, क्यों? मुस्कान ने फिर से झट से उत्तर दिया, क्योंकि वह बहुत सच्चा इंसान है, सीधा है, सरल है, दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर है, पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है। उसके पापा ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, फिर तो बात ऐसी बनती है कि आर्यन के पापा कौन थे, माँ का अतीत क्या था, उससे हमें क्या लेना देना बेटा? हमें तो सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि सज्जन ठाकुर मामा के घर पर वह लोग ठीक है, वह एक सच्चा इंसान है, पढ़ा लिखा है। बस दूसरी बात, यदि तुम्हें आर्यन के साथ शादी करनी है तो इस वक्त तुम्हें आर्यन के साथ हॉस्पिटल में होना था। तुम्हें दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुनकर वापस मंदिर में नहीं आना था। तुम अगर आर्यन के साथ हॉस्पिटल जाती तो उसे यह एहसास होता कि उसके हर सुख में, हर दुख में तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। यहाँ तुमने गलत किया है। एक बात और, तुमने गलत की है। आज के बाद कभी भी दरवाजे के पीछे खड़े रहकर किसी की बात नहीं सुनोगी। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। कल मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तुम मुझसे मंदिर में ही मिलोगी, ठीक है? ये कहते हुए पापा ने फ़ोन रख दिया और मुस्कान गंभीर चेहरा लिए बंद हुए फ़ोन की तरफ देख रही थी। पापा की कही बातें चुभ गई थी मुस्कान पर बात तो सच थी। दूसरे दिन पापा के आने के बाद मुस्कान अपने पापा के साथ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई। वहाँ पर आर्यन ने जैसे ही मुस्कान को देखा, वह उतावला होकर उसके पास आया और कहने लगा, तुमने ज़रूर फ़ोन किया होगा, पर मैं गलती से अपना मोबाइल घर में ही भूल आया था। आर्यन ने मुस्कान के दोनों हाथ जैसे ही पकड़े, उसकी नज़र मुस्कान के पापा पर पड़ी। उसने जल्दी से उन्हें नमस्ते किया और कहने लगा, आप कब आए? बेटा, माँ कैसी हैं तुम्हारी? बेटा आर्यन, सिद्धि तुम्हें बुला रही है, तुम मुस्कान के साथ जाओ और मैं मुस्कान के पापा से बात करता हूँ जरा, यही कुर्सी पर बैठकर। आर्यन की नज़रों से ओझल होते हुए सज्जन जी ने हाथ जोड़कर मुस्कान के पापा से बात शुरू की। मैं आर्यन का मामा सज्जन ठाकुर। मुस्कान के साथ आपको देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप मुस्कान के पापा हैं। आपने यदि पूर्व सूचना दी होती तो मैं अवश्य ही कोठी में किसी को छोड़कर आता आपकी खातिरदारी करने के लिए। मुस्कान के पापा देखते ही रह गए सज्जन ठाकुर की व्यवहार कुशलता को। फिर कहने लगे, आर्यन की मम्मी को हॉस्पिटल जाने की खबर सुनते ही आपको सूचना दिए बगैर ही मैं आ गया। दिल्ली से आपके अतिथि गृह में मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। सज्जन ठाकुर कहने लगे, वैसे डॉक्टर कल शाम तक सिद्धि बहन को घर ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में तो बातचीत नहीं हो सकती है ना? आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। आप मेरे मेहमान हैं, हमें खुशी होगी आपकी मेहमान नवाजी करके। दूसरे दिन शाम को सब लोगों के घर पहुँचने के बाद मुस्कान के पापा ने मुझसे कहा, मैं लड़की का पापा हूँ, इस हिसाब से पहल मुझे ही करनी चाहिए। मैं विनती करता हूँ कि मेरी बिटिया को बहू के रूप में अगर ये परिवार स्वीकार करता है तो मैं धन्य हूँ। वैसे आपको पता ही होगा कि आर्यन और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपनी बातें पूरी करने के बाद भी हाथ जोड़ मुस्कान के पापा मुझे ही देखते जा रहे थे। मैं कुछ देर तक चुप रही, इशारा अस्पष्ट था। मुस्कान के पापा मुझे कहने लगे, चिंता नहीं कीजिए, मैं समझ सकता हूँ अभी आप बीमार हैं। सज्जन भाई कहने लगे, सिद्धि बहन, एक काम तो अवश्य किया जा सकता है। मंदिर के पंडित जी और गांव के बुजुर्गों के सामने मंगनी की रस्म अगर अदा कर दी जाए तो अच्छा रहेगा।
मुस्कान के पापा कहने लगे, हाँ मैं निश्चिंत होकर चला जाऊंगा। यहाँ से वातावरण थोड़ा हल्का हो गया था। अब सब लोग मुस्कुरा रहे थे। यह अवश्य ही संभव है। फिर अगले दिन सारे गांव के सामने दोनों बच्चों की सगाई हो गई। खुशी का माहौल था। शादी की तारीख भी तय हो गई। फिर मुस्कान के पापा अपनी बिटिया को लेकर चले गए। उस दिन रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत कुछ सोच रही थी। मैं खुश थी और मन ही मन ईश्वर को बार बार प्रणाम कर रही थी और कह रही थी कि ईश्वर का आशीर्वाद ही था जो माँ जैसी रुक्मिणी माँ मुझे मिल गई, सज्जन ठाकुर जैसे भाई और राधा जैसी भाभी मुझे मिली। नहीं तो भावनाओं में बहकर आज भी ना जाने कितनी सिद्धि इस दुनिया की भीड़ में जिल्लत वाली जिंदगी जीती है और गुम हो जाती है। कुछ दिन बाद आर्यन और मुस्कान की शादी धूमधाम से हो गई। अब मैं अपनी पिछली बातों को भूल से भी याद नहीं करती हूँ और सबके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।